अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं जीआईटी के पेट साइट के टेबल्स। तो इनको हम याद करेंगे, समझेंगे और याद करने का कोई ना कोई मेमोरी हो, कहानी या कोई तरीका हम जुगाड़ लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हिपैटोमेगैली के जो है हमारे पास कॉजेज होती हैं। अब हिपैटोमेगैली में सबसे पहली कॉज होती है मेलिग्नेंसी, जिससे हमारे पास हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा वगैरह हो गए या मेट्स हो गए, तो वो हिपैटोमेगैली की कॉजेज़ होती हैं। और उसके अलावा क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है, फिर हमारे पास सिरोसिस होता है, अर्ली सिरोसिस, फिर राइट हार्ट फेलियर और वायरल हेपेटाइटिस। इसी तरह हमारे पास स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज होती हैं मलेरिया, एंटेरी फीवर, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और वायरल हेपेटाइटिस। अब इन दोनों को याद करने का तरीका हमने निकालना है ताकि हमें पेपर में एग्ज़ाम में याद आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से याद भी कर जाए ना, बंदा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो चीज़ जहन से निकल जाती है। तो हिपैटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ पूछे हैं, तो आपने सबसे पहले कॉमन याद कर लेनी है। टाइफाइड फीवर दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर टाइफाइड फीवर बता देना है, और वायरल हेपेटाइटिस बता देना है, दोनों के अंदर वायरल हेपेटाइटिस भी है। तो क्या याद होगी, हिपैटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ पूछें तो सबसे पहले टाइफाइड फीवर दोनों में और वायरल हेपेटाइटिस। इसी तरह ही अगर हिपैटो स्प्लीनोमेगैली दोनों को मिला के अगर पूछें तो यही दोनों कॉजेज तो दोनों के तो सेम थी, एंटेरी फीवर और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन सा, एक्यूट हो गया या क्रॉनिक हो गया, ठीक है, सिंपल। आपसे स्प्लीनोमेगैली पूछ लें, आपसे हिपैटोमेगैली पूछ लें, आपसे दोनों मिला के पूछ लें, आपने टाइफाइड फीवर और वायरल हेपेटाइटिस आपने बता देना है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम मज़ीद याद करते हैं। मज़ीद आपने ये याद कर लेनी है कि हिपैटोमेगैली है की कॉज है सिरोसिस। जाहिर सी बात है, सिरोसिस हो जाएगा तो जब शुरू में सिरोसिस होता है तो बड़ा हो जाता है, जब बाद में होता है तो लेट में वो छोटा हो जाता है। तो उससे सिरोसिस जो होता है, जो अर्ली सिरोसिस होता है उसके अंदर हो जाता है। और स्प्लीनोमेगैली से आप याद कर लें कि लिम्फोमा या ल्यूकीमिया के अंदर जो है वो हमारे पास स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे पास CLL वगैरह चीज़ें होती हैं, CML के याद कर लो, CML के अंदर कितना बड़ा जो है ना स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। तो वही हम आपसे आप याद कर लो कि सिरोसिस में आपके पास जो शुरू में होता है हिपैटोमेगैली हो जाएगी, और लिम्फोमा ल्यूकीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। अब यही चीज़ें जो है ना, आपने हिपैटो स्प्लीनोमेगैली जब दोनों मिला के पूछें, एक तो कॉमन थी, फिर आपने एक एक उठा लेनी, एक उठा ली हिपैटोमेगैली से, उठा ली सिरोसिस को, और एक आपने उठा ली स्प्लीनोमेगैली से ल्यूकीमिया लिम्फोमा को। तो ये आपके हिपैटो स्प्लीनोमेगैली वाली कॉजेज़ भी हो जाएंगी। इट्स सो सिंपल यार। आपने सबसे पहले बताना है टाइफाइड फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, तीनों के अंदर वायरल बता देना। फिर एक यहाँ से उठानी है सिरोसिस से, एक लिम्फोमा ल्यूकीमिया से उठानी, और आपने हिपैटोस्प्लीनोमेगैली में डाल देनी है। फिर जो बाकी हैं अगर आपने याद करनी है तो वो एम वाली हैं। एक में मेलिग्नेंसी है, एक में मलेरिया। मलेरिया के अंदर तो स्प्लीनोमेगैली होता है, स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाती है, और मेलिग्नेंसी के अंदर जो है ना लीवर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अलावा आपने राइट हार्ट फेलियर याद कर लेना है, ये जो हार्ट से बीमारी होती है। और इधर से जो हार्ट वाली होगी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगी, सॉरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमारे पास हो जाएगी, जो हार्ट में आपके पास जो है ना रिलेटेड होती है उससे। तो आपने एक इसकी दिल वाली याद करी, राइट हार्ट फेलियर। तो राइट हार्ट फेलियर तो आसान से है कि हमारे पास अगर दिल जो है वो फेल हो जाएगा तो सारा सारा पानी जो है वो लीवर के अंदर आ जाएगा, तो वो लीवर बहुत बड़ा हो जाएगा। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो है ऑटोइम्यून बॉडीज़ बनती हैं, वो उनको पकड़ के जो है स्प्लीन में लेकर आते हैं, फिर स्प्लीन में लाते हैं तो स्प्लीन उसको तोड़ती है तो वो खुद भी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा तरीका है। कोई भी पूछ ले आपसे, एंटेरी फीवर सर, वायरल हेपेटाइटिस, हिपैटोमेगैली में सिरोसिस है, स्प्लीनोमेगैली में लिम्फोमा ल्यूकीमिया है, इन दोनों को यहाँ पे डाल देना है। देन भी सर एम से स्टार्ट होती है, एक में मेलिग्नेंसी है, एक में मलेरिया है हमारे पास, और सर एक में है राइट हार्ट फेलियर जो दिल से रिलेटेड है, इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, सिंपल होगी। फिर हमारे पास आती हैं पाल्पेबल गॉल ब्लैडर की कॉजेज़। जो पाल्पेबल गॉल ब्लैडर की कॉजेज़ होती हैं उसमें हमारे पास वही होते हैं अक्सर जो कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है। अब या तो पेंक्रियास का कार्सिनोमा होगा या फिर गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा होगा। तो ये भी इसमें बिल्कुल सिंपल सा ही है हमारे पास, इसमें कुछ भी मुश्किल सा नहीं है कि हमारे पास पेंक्रियाज है, और ऊपर से जो है हमारे पास इसमें जो डक्ट आ रही है, अगर ये कार्सिनोमा होगा इसका यहाँ पे, तो ये जो है ना ये बड़ी सी हो जाएगी गॉल ब्लैडर, और पाल्पेबल हो जाएगी हमारे पास। और अगर कार्सिनोमा होगा गॉल ब्लैडर का तब भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा गॉल ब्लैडर, और पाल्पेबल हो जाएगा। या कोई म्यूकोसील आके फंस गई है तो उसकी, या म्यूकोसील है अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना गॉल ब्लैडर
पाल्पेबल हो जाएगा। तो ये आपने याद कर लेना है। जब गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होने की कॉजेज़ पूछें आपसे, तो सर इसमें ज़्यादातर मोस्ट कॉमन काज क्या होती है, कार्सिनोमा ही होते हैं। कार्सिनोमा किस किस के हो सकते हैं सर? हेड ऑफ पैंक्रियाज के हो सकते हैं, या गल ब्लैडर के हो सकते हैं, या म्यूकोसील हो सकती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास ना टेंडर हिपैटोमेगैली की कॉजेज़ बताओ हमें। तो टेंडर हिपैटोमेगैली की कॉज, पहली कॉज तो वहीं बतानी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस सबसे पहले बताना है आपने, और फिर आपने कंजस्टिव हिपैटोमेगैली वगैरह याद होती है तो ठीक, वरना तो सिंपल सा ही है कि हमारे पास कोई एक चीज़ है जो अंदर जो है ना वो बना हुआ है लीवर के अंदर, और उसकी वजह से जो लीवर है वो टेंडर हो जाएगा। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? वो ज़्यादातर वहीं होती है हमारे पास एमीबियासिस जो हमारे पास होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास पायोजेनिक एब्सेस बन जाती है। तो ए वाली चीज़ें जो होती हैं हमारे पास वो नुकसानदेह होती हैं, वो टेंडर करवाती हैं, वो क्योंकि एक्यूट होती हैं। ए वाली चीज़ें याद कर लें कि एक्यूट होती हैं, इस वजह से वो हमारे पास टेंडर करवा देती हैं, क्योंकि जो टेंडर होगी वो अचानक कोई चीज़ हुई होगी उसकी वजह से हुआ होगा। अब पायोजेनिक एब्सेस है या फिर एमीबियोसिस है या एक्यूट हेपेटाइटिस है, तो हमने क्या पढ़ा कि टेंडर जो होगी वो कि एक्यूट चीज़ होगी जिसकी वजह से जो हमारे पास मसला हो जाएगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एक्यूट हेपेटाइटिस, देन वी हैव एब्सेस, एमीबियोसिस, बाकी याद रह जाएं तो एचसीसी या कंजस्टिव हेपेटोमेगैली। फिर मैसिव स्प्लीनोमेगैली का इतना मशहूर ज़माना निमोनिक है, 3M से याद करते हैं हम, मलेरिया, CML, माइलोफाइब्रोसिस। मैसिव स्प्लीनोमेगैली, मलेरिया, CML, माइलोफाइब्रोसिस, ये 3 आपने याद कर लेने हैं 3M से। तो ये भी हमारे पास बहुत सिंपल बन जाते हैं। इन दोनों में सेम बता दिया, फिर एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया। पाल्पेबल में वहीं होगा जिसमें कार्सिनोमा होगा, यहाँ पे पैंक्रियाज में आ रहा है, या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर कार्सिनोमा या म्यूकोसील होगी। टेंडर में वही चीज़ होगी जो एक्यूटली प्रेजेंट करेगी हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस, एब्सेस, एमीबियासिस, और 3M मैसिव स्प्लीनोमेगैली के लिए हम याद कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है पाल्पेबल किडनी में क्या होता है। अगर तो किडनी एक साइड की है और वो हमारे पास उसमें एक साइड की है, तो क्या क्या वजह हो सकती है कि पाल्पेबल होने की? या तो कोई ट्यूमर है, विल्म्स ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर, और रीनल सेल कार्सिनोमा जो होता है बड़ों के अंदर होता है। तो एक साइड का अगर ट्यूमर आ गया हमारे पास, तो एक साइड के ट्यूमर की वजह से भी हमारे पास पाल्पेबल हो सकती है किडनी। या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस और पायोनेफ्रोसिस, या तो हमारे पास पानी आ गया या फिर हमारे पास जो है ना वो पस आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने अगर यूनिलैटरल आपके पास एक साइड की किडनी पाल्पेबल है, या तो उसके अंदर कोई ट्यूमर है, या फिर हमारे पास 7 अप है, या फिर हमारे पास दूध छोटा है। 7 अप होगी हाइड्रोनेफ्रोसिस, पानी की तरह, और जो हमारे पास दूध छोटा है वो हमारे पास पायोनेफ्रोसिस हो गया, यानी कि पस वाला हो गया। तो सिंपल हो गया, ट्यूमर है एक साइड का तो उस वजह से पाल्पेबल है, या फिर हमारे पास जो हाइड्रोनेफ्रोसिस पानी आ गया, या फिर पायोनेफ्रोसिस पस आ गई। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर दोनों साइड की जो है वो किडनी पाल्पेबल है, तो इसका मतलब है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर दोनों साइड की बायलेटरली तौर पे हमारे पास जो है वो सिस्ट बन जाती है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर रिसेसिव होता है ये। और या उसके अलावा बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस या पायोनेफ्रोसिस अगर होगी है, जो चीज़ हमने एक साइड की पढ़ी है वो दोनों साइड की पढ़ लेंगे तो वो बायलेटरल में आ जाएगा, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ट्यूमर ऊपर आ जाएगा एक साइड का। फिर हम चलते हैं कि हमारे पास एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव की कॉजेज़ क्या होती हैं। एक्सुडेटिव क्या होता है? वही सिंपल सी हमारे पास बात है कि एक्सुडेटिव वो होता है जिसमें हमारे पास जो है ना वो प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। अब प्रोटीन जो होती हैं हमारे पास क्या होता है कि ना हमारे पास प्रोटीन जो होती हैं कि अगर 3 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो एक्सुडेटिव हो जाएगा, जिसके लिए हम याद कर लेंगे EP से। अगर बंदे को कभी ना एग्ज़ाम के दौरान टेंशन से ना भूल जाता है कि वो ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव में किसमें प्रोटीन ज़्यादा थी, तो आप याद कर लो EP। किसी सिंगर की जैसे एल्बम आता है या फिर EP आती है उसकी, तो वो उसे आपने इसे EP से याद कर लेना है, या एक्सपेक्ट से याद कर लेना है, या ठीक है किसी भी चीज़ से आपने याद कर लेना है इसे। उसके अलावा हमारे पास एक्सुडेटिव में वही चीज़ें हैं जो B वाली में ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं, जैसे हमारे पास पेरिटोनाइटिस है या पेंक्रेटाइटिस है, या तो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन है, या बैक्टीरियल या केमिकल वगैरह से रिलेटेड, या फिर पेंक्रेटाइटिस है जो कि एक्यूटली तौर पर प्रेजेंट किया है। तो इन दोनों के अंदर तो EP है था ना, तो
तो प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन वाली चीज़ें ही होंगी, पी वाली चीज़ें होंगी, पेरिटोनाइटिस जो पैंक्रेटाइटिस होगा, और उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस या मैलिग्नेंसी होगी। ट्यूबरक्लोसिस में याद कर लें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वो भी पी आ रहा है उसमें। मैलिग्नेंसी में याद कर लें पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी, तो उसमें भी पी आ रहा है। तो पी वाली चीज़ें हैं एक्सुडेटिव की कॉजेज़ में। हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले पेरिटोनाइटिस है, फिर पैंक्रियाटाइटिस है, फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी है। फिर हमारे पास ट्रांसुडेटिव में आता है। ट्रांसुडेटिव में क्या होता है, या तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर हमारे पास जो है वो या तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर हमारे पास प्रोटीन कम हो जाती है। ठीक है, उसके अब इसमें देखो कि हमारे पास जो कार्डियक डिजीज़ होगी उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, तो वहीं राइट हार्ट फेलियर या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर वो जो फेल हो जाएंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास एसाइटीज़ हो जाएगी। ठीक है, या फिर हमारे पास प्रोटीन अगर कम होगी, जैसे सिरोसिस के अंदर प्रोटीन कम हो जाती है, या हाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर, नेफ्रोटिक में, या फिर हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन वगैरह के अंदर जो है प्रोटीन ही कम होती है बॉडी के अंदर। या फिर अगर हमारे पास ऊपर जो हिपैटिक वेन में अगर कोई फंस गया है, उसकी वजह से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जो है सारा वो इधर आ जाएगा, फिर इधर से बाहर निकल जाएगा, तो बर्ड कैरी सिंड्रोम हो जाएगा, या मिक्स सिंड्रोम आपने याद कर लेना है। तो इसमें वेरी सिंपल होता है, हमारे पास ट्रांसुडेटिव में या तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ जाती हैं, या फिर प्रोटीन्स की अमाउंट कम हो जाती है। जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हमारे पास बढ़ जाती हैं तो उसमें ये होता है कि कार्डिक डिजीज़ होती है, कोई ना कोई राइट हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर होती है। और जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स कम हो जाती हैं वो हमारे पास वही होती है कि जैसे नेफ्रोटिक हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गई, माल एब्जॉर्प्शन हो गई, हाइपोप्रोटीनीमिया वाली या सिरोसिस वगैरह हो गई, या बर्ड कैरी सिंड्रोम वगैरह। अब हमारे पास होता है कि हम लेफ़्ट किडनी और स्प्लीन में ना फ़र्क कैसे करते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेते हैं अक्सर। तो लेफ़्ट किडनी जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ जाती है, और हमारे पास स्प्लीन जो है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर इस तरह का ना प्रॉपर वो बना नहीं हुआ कि वो एक ही उसमें है वो, जैसे अगर तो स्प्लीन ऐसे होती तो बिल्कुल नीचे जाती है, लेकिन ये टेढ़ी है, तो इसके अब हमने जो है ना वो बना लिया कि किस तरह से जाएगा। इसने जाना जो है ना तो जिसकी जो हमारे पास साइड्स बनती हैं जहाँ पे एक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ये एक्शन होता है और ये उस एंगल में जाती है। तो ये जो है ना मिडली भी जाती है, क्योंकि मिडल साइड से फोर्स लग रही है, और डाउनवर्ड भी जाती है, तो वो जाती इस साइड में डायगोनल जाती है, लेकिन फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास इस तरह से लग रही होती हैं। तो ये डाउनवर्ड भी जाती है और मिडली भी जाती है और डाउनवर्ड भी जाती है, तो एक डायगोनल शेप में जा रही होती है, जबकि किडनी जो है सिर्फ डाउनवर्ड जाती है। फिर नोच की बात करें तो किडनी की जो नोच कोई है ही नहीं इसकी, हालांकि ये वाली साइड पे जो है नोच होती है, जो मीडियल साइड पे नोच होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने इसको याद कर लेना कि इसकी यहाँ पे नोच होती है। फिर हमारे पास पाल्पेबल होता है कि किडनी को पाल्पेबल करने के लिए हम बाईमैनुअली करते हैं, एक हाथ आगे रखते हैं, एक हाथ पीछे रखते हैं, जबकि स्प्लीन को हम पाल्पेबल करने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए हम बाईमैनुअली नहीं करते। फिर फिंगर्स होती हैं। क्या आया कि फिंगर जो है इस किडनी और इसके ऊपर जो हमारे पास कोस्टल मार्जिन है, लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन, उसके दरमियान फिंगर जा सकती हैं या नहीं जा सकती, तो इसका आंसर किडनी हमें खुद ही देगी। किडनी क्या तुम जो है ना उंगलियों को अपने दरमियान और लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन के दरमियान गुजार सकती हो? यस, मैं गुजार सकती हूँ, यस। इसमें वाई आर है तो उसने खुद ही जवाब दे दिया, यस गुजार सकते हैं। और स्प्लीन से पूछा हमने कि भाई तुम उंगलियों को अपने दरमियान और लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन के दरमियान गुजार सकती हो, तो ये कहती नो नो नो, नहीं नहीं, आउच आउच आउच। तो ये खुद जवाब दे रही है कि ये नो नहीं गुजार सकती। फिर हमारे पास परकशन नोड होता है। जो हमारे पास लेफ़्ट किडनी का परकशन नोड होता है वो रेजोनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन गुजर रहा होता है, तो कोलन के अंदर हवा होती है, उसकी वजह से रेजोनेंट होता है। जबकि स्प्लीन का जो परकशन नोड होता है वो डल होता है, तो इससे हमने याद के लिए इसका डल होता है और इसका रेजोनेंट होता है। तो अभी हम दोबारा पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट किडनी होती है वो इनलार्ज किस तरह से होती है, वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ होती है। स्प्लीन जो होती है डाउनवर्ड भी होती है और मिडली भी होती है। स्प्लीन में नोच होती है, किडनी में नोच नहीं होती। फिर पाल्पेबल जो हमारे पास स्प्लीन होती है वो पाल्पेबल हमारे पास बाईमैनुअली नहीं करते, जबकि किडनी को पाल्पेबल बाईमैनुअली करते हैं। फिंगर जो होती हैं किडनी में पास हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वैसे वाई लिखा हुआ है, और जो फिंगर्स हैं वो स्प्लीन में पास नहीं होती क्योंकि वहाँ पे नो लिखा हुआ है। परकशन जो किडनी की परकशन होती है वो डिसेंडिंग कोलन की वजह से जो है वो रेजोनेंट होती है और उसकी जो है ना डल होती है। तो ये हमारे पास जो है ना जीआईटी था। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपको सही लगे।
बाकी वेरी सिंपल हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली के सबसे पहले कॉजेज़ आपने टाइफाइड फीवर और वायरल हेपेटाइटिस याद कर लेनी है। फिर एक-एक उठा लेने हैं सिरोसिस से, लिम्फोमा वगैरह से, ठीक है। फिर पाल्पेबल गॉल ब्लैडर वगैरह से हमने उठा लेना है कि आपके पास जो हेड ऑफ पैंक्रियाज हो गया या म्यूकोसील। फिर टेंडर में आपने एक्यूटली तौर पे चीज़ उठानी है, एक्यूट हेपेटाइटिस हो गई, एमीबियोसिस हो गई या हमारे पास एब्सेस हो गई। और मैसिव स्प्लीनोमेगाली में आप 3M से याद कर लेना है। पाल्पेबल किडनी है, अगर दोनों में हाइड्रोनेफ्रोसिस है या फिर आपके पास पायोनेफ्रोसिस हो जाएगा। अगर एक है तो वो ट्यूमर होगा, अगर दो हैं तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगा। एक्सोडेटिव है तो EP से हमारे पास बनता है P वाली चीज़ें, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी, पेरिटोनाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ट्रांसोडेटिव में या तो हाइड्रोसेटिक फोर्स से बढ़ गए जैसे कार्डिक फेलियर में, और उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स कम हो गए सिरोसिस में, हाइपोप्रोटीनीमिया वगैरह में, बर्ड कैरी वगैरह हो गया। बाकी ये हमारे पास डिफरेंस हो गया जो हमने पढ़ लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह GIT के जो टेबल्स थे वो कवर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।